मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि कैसे जो पुराना इंडियन पैनल कोड था और अब जो नया बन रहा है भारतीय न्याय संहिता, इसमें किसी को न्याय मिलने की कोई चांस ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। अगर एक आदमी को आप जेल में डाल दो 6 महीने, साल, 2 साल, और उसके बाद अदालत कहे कि इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है और उसको बरी कर देती है, तो जिन्होंने को 6 महीने, साल पुलिस वालों का और अदालत ने जो जुडिशल कस्टडी ग्रांट की, उनको क्या सजा है? उनको भी तो जितने टाइम को जेल में रखा था या जुडिशल कस्टडी में रखा था पुलिस, उनको 23 साल की सजा होनी चाहिए ना। तो इसलिए न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है, ना तो क्या नाम CRPC IPC में, ना CRPC में और ना एविडेंस एक्ट में। अब जो नए आए हैं ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनमें भी तीनों में न्याय की तो बात ही नहीं है जब तक कि भारत की, हिंदुस्तान की जुडिशरी में करप्शन रैंपट है। अब मैंने उसको बताया था कि इसको, और जो कोर्ट में जुडिशरी में करप्शन है तो पुलिस में तो ट्रिकल डाउन होगा ही। वो अपने आप ही जो है वो हो जाएगा करप्शन। बिना जुडिशरी के भ्रष्ट हुए, रिश्वतखोर हुए, पुलिस जो है भ्रष्ट नहीं हो सकती, रिश्वतखोर नहीं हो सकती। तो जुडिशरी को सुधारने की ज़रूरत है। जब आप टॉप से ठीक कर दोगे सुप्रीम कोर्ट से लगा के, जिसमें भ्रष्टाचार, भ्रष्ट बेईमान जज बैठे हुए हैं, हाई कोर्टों में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हुए हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में बैठे हैं, ऐसी कमिश्नर जो रेवेन्यू कोर्ट हैं, कमिश्नर, कलेक्टर, ADM, SDM, तहसीलदार, कानून को, ये सब उसके रेवेन्यू के, तो 10 करोड़ के एक केस पड़ गए। 140 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ के पेंडिंग है केस कोर्टों में, और 10-10, 20 साल से, 50-50 साल से पेंडिंग है। तो इसको सुलझाने का एक सिंपल रास्ता है। मैंने बताया था कि जजों का सिलेक्शन UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होना चाहिए। नंबर 1 बात। पहले जो था, जो जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फोर्स में आया, उससे पहले जूरी सिस्टम था। तो समाज के जो लोकल इज्जतदार शरीफ आदमी होते थे, समझदार आदमी होते थे, जो कुछ कानून को समझते थे, उनको जूरी का मेंबर बनाया जाता था। A क्लास, B क्लास, C क्लास की 3 क्लास की जूरी होती थी। तो जूरी सिस्टम रिस्टोर किया जाए, तो उससे क्या है कि चेक एंड बैलेंसेस इन करप्ट जजेस के ऊपर, एक तो चीज़ ये है। तो दूसरी चीज़, जो करप्ट जज है उसको 218, 217 IPC और 409 IPC में जेल भेजा जाए, ऐसे पुलिस वालों को भेजा जाए, ऐसे सरकारी मुलाजिम को जाए। 191 IPC में जो झूठी गवाही बोलता है, बयान देता है, गवाही देता है कोर्ट में, उसके खिलाफ मुकदमा, उसको भी जेल की सज़ा होनी चाहिए। अगर जो जज नहीं करता, जेल को, जो जज को भी जेल भेज दो। तो यानी कि नंबर 1 तो होगी UPSC के थ्रू, यूनियन पब्लिक सर्विस के थ्रू पब्लिक कंपटीशन होना चाहिए, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए होता है। तो नंबर 1 बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि जूरी सिस्टम रिस्टोर हो। तीसरी चीज़ है, जो भ्रष्ट जजेज हैं उनको जेल की सजा हो। जब एक जो सबऑर्डिनेट जज है उसका जजमेंट गलत पाता है सेशन जज जो है, तो उसको सजा दे जेल की। अगर जो हाई कोर्ट ये पाती है कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो है वो फैसला ठीक नहीं है, उसको ओवरटर्न करती है, तो साथ साथ उसमें उसको सजा भी होनी चाहिए जज को जिसने गलत फैसला दिया है। उसको तो न्याय देने के लिए, न्याय तो तभी होगा ना जब जज की जेल को सजा होगी। और अगर जो हाई कोर्ट का जज जो है गलत करता है तो उसको भी जेल की सजा होनी चाहिए, जजमेंट देता है। तो इस तरह से है ये जो है, इनके अंदर जो है भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी। उसके अलावा इसकी एक और तरकीब है, जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इसमें आधे इनके रिक्रूटमेंट चेंज किया जाए। जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में प्रोविजन है कि 50% जो है पुलिस के आदमी CBI के होंगे अपने अप्लाई, और 50% ट्रांसफर और डेपुटेशन से वो स्टेट से आएंगे। इसी किस्म का जो है इसमें रखा जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस में, कि 50% जजेस जो है ये तो UPSC की तरह सिलेक्शन होगा, इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा,
और 50% जो इसमें आर्बिट्रेटर्स होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस में। इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन में पैनल बने हुए हैं, उसमें ये इंजीनियर्स का पैनल अलग है, बिजनेस एक्टिविटी का अलग है, लीगल जो वकील होते हैं उनका पैनल। तो 50% जो है उसमें आर्बिट्रेटर होने चाहिए। तो ये तो आर्बिट्रेटर तो फटाफट 1-2 पेशे में फैसला कर देते हैं, समझते तो लॉ जजेस भी हैं, मगर करप्शन की वजह से उनकी अकल और आँख दोनों अंधी हो जाती हैं, और उनको वकील चाहिए जो कि पार्टी को पटा के और उससे रिश्वत लेके और जजों को दे, और 10-20% वो वकील भी अपनी जेब में रखेगा ही ना, 100% थोड़ा दे देगा। और जो हाई कोर्ट का जज लेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज को देगा, कुछ सारा खुद नहीं खा सकता। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज लेगा वो हाई कोर्ट के जज को देगा, चीफ जस्टिस को देगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है किसको कहाँ कौन सी कोर्ट में लगाना है डिस्ट्रिक्ट में, वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस वो डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डिसाइड नहीं करता, वो तो बताता है, चीफ जस्टिस बता दिए कि कौन सा केस किसको देना है, वो भी उसकी है पावर चीफ जस्टिस की। वो उन पर भी तो एक ये जूरी सिस्टम जो है उसको रिस्टोर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जजेस का सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू है। और दूसरी चीज़, जो पैनल लाइन पे जजेस पे भी अप्लाई, पब्लिक सर्विस सैलरी अप्लाई। और चौथी चीज़ मैंने कहा था कि इनको जजमेंट वाइज सैलरी मिलनी चाहिए। इनकी जो मंथली फिक्स सैलरी है, काम करें ना करें, मुकदमे लिए बैठे रहे 10-10 साल, फैसला नहीं देते, जजमेंट नहीं लिखते, तो इनको जो है जितने जजमेंट दिए उसके हिसाब से इनको जो है पेमेंट होना चाहिए, पीस मिल पेमेंट होना चाहिए, ना कि एक फिक्स सैलरी पर इनको रखा जाए। चाहे लोकपाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, डिस्ट्रिक्ट का और सबॉर्डिनेट का। तो इस तरह से जो है 10 करोड़ मुकदमे पड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, 5 करोड़ कोर्ट्स में, ये जिसपे सीपी, और जो 5 करोड़ जो है रेवेन्यू कोर्ट्स, कानून को, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर। तो ये 10 करोड़ मुकदमे जो है, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने सीपीसी में सेक्शन 89 में जो था आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिए थे, सेक्शन डाल दिया था। तो बाय मेडिएशन, कॉन्सलेशन और आर्बिट्रेशन, ऐसे सरफेसी एक्ट जो है, जो लोन के डिफॉल्टर है उसमें भी आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है। पहले जब शो कॉज नोटिस देता है बैंक एक बोरो को, जो लोन डिफॉल्टर है, तो वो मांग सकता है कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कीजिए, और आर्बिट्रेटर बैंक का अप्लाई नहीं होना चाहिए, वो इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का अप्लाई का उसके पैनल का होना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन के उसमें इंजीनियर्स का भी पैनल है जिसपे मेरा नाम है, ये 2005 से मैं उसके पैनल पे हूँ, आज 19 साल हो गए। तो ऐसे आदमियों को जो है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, एक अपॉइंट हो गया वो सारी ज़िंदगी के लिए जज बन गया। ऐसे ही जो इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेटर्स हैं, और जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर सेक्शन 34AB ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 में, जिनको स्टेट का चीफ कमिश्नर रजिस्टर करता है, इनकी भी लाइफ रजिस्ट्रेशन, होल लाइफ जब तक वो चिंता है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। और जो फिक्की का जो आर्बिट्रेटर का उसमें तो 75 ईयर्स बाद रिटायरमेंट की एज है, वही इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन जो है उसमें को रिटायरमेंट होल लाइफ के लिए वो आर्बिट्रेटर है। तो इसी तरह से जो आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए, आर्बिट्रेटर का रजिस्टर्ड इंजीनियर या आर्बिट्रेटर का बिजनेस एग्जीक्यूटिव, उनको भी होल लाइफ के लिए होना चाहिए। जज तो रिटायर कर दो हाई कोर्ट के 65 की एज पर, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर कर दो 65 की एज पे, मगर आर्बिट्रेटर का कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, एक दफ़ा जज अपॉइंट हो गया, या तो वो इनकैपेसिटी हो जाए, वो इस्तीफा दे दे, या उसकी डेथ हो जाए, उसी के बाद वैकेंसी होती है, उसके बाद को कोई नया। तो ऐसी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आर्बिट्रेटर्स का जो पैनल से अपॉइंट किया जाए, उनका डायरेक्ट हो सकता है यूपीएससी के थ्रू करने की। तो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस आदमी है, उनको जो 15-15, 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस है, और वो भ्रष्ट भी नहीं है। और वो जो सरकारी अफसर रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे, जब मैं भी रहा हूँ, तो ऐसे आदमियों को जो समझदार ज्ञानी है, उनको जो है
उसमें हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आधे जज 50% इसमें रिक्रूटमेंट ऐसे बनाई जाए कि 50 अगर जरूरत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अमेंडमेंट कर दिया जाए, 50% आर्बिट्रेटर और 50% जुडिशल ऑफिसर। अब इनका जुडिशल को भी, इनको जो जस्टिस, मैंने कहा था कि ये जस्टिस लिखना है इनके नाम के आगे, ये ऑनरेबल लिखना है, इसको हटा दो। ना तो ये ऑनरेबल है रिश्वतखोर, ना ये जस्टिस है। इनको सुप्रीम कोर्ट के जज को लॉ ऑफिसर ग्रेड 1, हाई कोर्ट के जज को लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को लॉ ऑफिसर ग्रेड 3 और जो सबॉर्डिनेट जज है उसको लॉ ऑफिसर ग्रेड 4। इस तरह से इनके डायरेक्शन को जज कहने से और ऑनरेबल कहने से और जस्टिस कहने से इनका दिमाग खराब हो जाता है और वो उसी वजह से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर जो ये थोड़े से उपाय जो है किए जाए, इस सिस्टम के बदला जाए, तो कोर्टों में कोई भी मुकदमा जो है 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, सब कुछ साफ मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा, किसी को रिश्वत देने की जरूरत पड़े। एक और ज़रूरत है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है और स्टेट बार काउंसिल जो है, इनको भी अबॉलिश कर दो। एडवोकेट एक्ट जो है उसको रिपील कर दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना बार काउंसिल की ज़रूरत है ना। अरे भाई, उसको एडवोकेट को एनरोलमेंट करना है, उसके लिए चाहिए ना स्टेट की बार काउंसिल, क्या ज़रूरत है? जिसको आता ज़्यादा अपने आप प्रैक्टिस कर लेगा, सोशल वर्कर। और ये काले कोट पहनने भी पाबंदी लगा दो। इनकी सबकी अकल एक जैसी नहीं, इनकी शक्ल एक जैसी नहीं, तो उसका सारे आदमी ये काले कोट एक जैसे क्यों पहनेंगे? ये भी गलत है। अपनी मनमर्जी के जैसा उसकी इच्छा हो वैसे कपड़े पहने, वो गुलाबी कोट पहने या पीला कोट पहने या काला कोट पहने या सुनहरी कोट पहने, उसकी अपनी इच्छा है। तो ये चोर बाजारी हो रही है, इसको सब जगह ख़त्म करने के लिए मेरे तो सुझाव ये है कि ये सब होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब जो ये नए आए हैं, न्याय सही था, सुरक्षा सही था, नहीं तो जैसे पहले वो तीनों बेकार की चीज़ें थी, ऐसी भी बेकार की चीज़ें। तो इसको जय सत्य में जयते, नमस्कार।